हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री जिसके लिए हम रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं अरिहंत जी की और किरण वन लाइनर। तो इसमें लास्ट हमने डिस्कस करा था मगध एम्पायर, और मगध एम्पायर में हमने 3 डायनेस्टीज डिस्कस करी थी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुंगा एंड नंद डायनेस्टी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन इन्वेजन्स, और ये जो फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए थे इनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम 2 फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है ईरानियन और दूसरा है अलेक्जेंडर। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईरानियन इन्वेजन के बारे में। अब देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस जो रही है शुरू से लेकर वो रही है इंडिया की पॉलिटिकल डिसयूनिटी, राइट। पॉलिटिकल इंडिया कभी यूनाइट हुआ ही नहीं। तो पहले क्या होता था, पहले जो राजा वगैरह राज करते थे तो वो अपने अपने किंगडम में राज करते थे, तो एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाइयां चलती रहती थी, तो वो मिलकर इंडिया पे उन्होंने कभी रूल किया ही नहीं। तो जिसका फायदा अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में भी जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे इसी चीज का फायदा उठाकर आए थे। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में भी जो ब्रिटिशर्स ने इतना लंबा इंडिया पे रूल करा वो इसी वजह से करा है क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नहीं था, राइट। स्पेसिफिकली पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं था। तो यहाँ पे भी वही बात हुई। ईरान के जो रूलर थे, आर्कीमेनियन जो रूलर थे, उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया इंडिया की पॉलिटिकल डिसयूनिटी का। उन्होंने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है इंडिया का, तो वहां पे जो है अलग अलग जो किंगडम है वो रूल कर रहे हैं, तो वो आपस में मिलकर रूल नहीं कर रहे। तो इसीलिए सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेडर जो सबसे पहले इंडिया में आता है वो आता है साइरस। साइरस कहाँ का था? ये था पर्शिया का, राइट। तो साइरस जो है ये पहला फॉरेन कॉन्करर था जो इंडिया में आया था। तो इसने आते ही सबसे पहले क्या किया, जो काबुल के नॉर्थ में एक सिटी है, सिटी ऑफ कैपिसा। काबुल के नॉर्थ में एक सिटी है, सिटी ऑफ कैपिसा, उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और पर्शियन आर्मी में जो इसकी अपनी आर्मी थी, पर्शियन आर्मी थी, उसमें इसने इंडियन सोल्जर्स को इनरोल कर लिया, राइट। तो सबसे पहला जो इन्वेडर फॉरेन कॉन्करर जो इंडिया में आया था उसका नाम क्या था? साइरस, राइट। तो नाम याद रखना है। ईरानियन इन्वेजन में जो सबसे पहला फॉरेन कॉन्करर इंडिया में आया वो था साइरस। कहाँ का था? पर्शिया का था। आते ही उसने कैपिसा की जो सिटी थी काबुल के नॉर्थ में पड़ता था तो उसको डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद उसने पर्शियन आर्मी में इंडियन सोल्जर्स को इनरोल कर लिया। उसके बाद इसके सक्सेसर जो थे, साइरस के सक्सेसर भी थे, ग्रैंडसन भी थे, जिनका नाम था धारियस वन। साइरस के ही सक्सेसर और ग्रैंडसन थे धारियस वन। फिर इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड किया। कब? 1516 बीसी में, 516 बीसी में इसने इंडिया में ये आया। और इंडिया में जो पंजाब वाला पार्ट था, पंजाब में इंडस और सिंध रिवर के जो वेस्ट वाला पार्ट था उसको इसने इनेक्स किया, राइट। साइरस आया, साइरस के बाद धारियस आया, धारियस के बाद आया जर्जस। इसी का जो सक्सेसर था, धारियस का ही आगे सक्सेसर था जर्जस। फिर ये आया, तो इसने आते ही इंडिया में जो इसकी पहले से ग्रीक के साथ वॉर चल रही थी, जर्जस की जो ग्रीक्स के साथ वॉर चल रही थी, बहुत लंबी वॉर चल रही थी, तो उस वॉर के लिए इसने इंडियंस को एम्प्लॉय किया और उस वॉर को इसने जीता, जर्जस, राइट। तो जर्जस पहले साइरस, दारियस वन और फिर आया जर्जस। तो ये 3 थे ईरानियन इन्वेडर्स जो इंडिया में आए थे। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा? ईरानियन इन्वेडर्स जो इंडिया में आए थे इनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो सबसे पहले इंडो ईरानियन जो ट्रेड था ये बढ़ा, क्योंकि एक रूट मिल गया जिसके थ्रू इंडिया और ईरान का धीरे धीरे ट्रेड होना शुरू हो गया। कुछ कल्चरल एक्सचेंज हुआ, ईरान की कुछ चीजें इंडिया में आई, जैसे कि बात करें हम स्क्रिप्ट की, खरोश्ती स्क्रिप्ट जो थी ये कहाँ की थी? खरोश्ती स्क्रिप्ट ये ईरान की थी। इंपॉर्टेंट है, खरोश्ती स्क्रिप्ट कहाँ की थी? ईरान की थी। ईरान से ये इंडिया में आई थी खरोश्ती स्क्रिप्ट, राइट। तो आगे चलकर अगर आप देखोगे अशोका की कुछ इंस्क्रिप्शंस है, तो वो जो इंस्क्रिप्शंस है ना अशोका की नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो आपको देखने को मिलेगी, तो वो खरोश्ती स्क्रिप्ट में ही लिखी हुई है। तो खरोश्ती स्क्रिप्ट कौन सी कंट्री से आई थी? ईरान से आई थी, राइट। तो इसके अलावा
ईरानिया, अगर आप ईरान का इन्फ्लुएंस देखोगे तो वो मौर्यन स्कल्पचर पे भी देखने को मिलता है। मौर्यन स्कल्पचर अगर आप देखोगे तो वो भी जो बनाया हुआ है वो ईरान से इन्फ्लुएंस होकर ही बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल बेल शेप्ड जो कैपिटल्स है, जो मौर्यन पीरियड में बेल शेप्ड कैपिटल्स बनाई हुई है ना, तो वो ईरान से ही इन्होंने जो है एक तरह से इन्फ्लुएंस लेकर वहीं से बनाई है, राइट। तो वहीं से जो बेल शेप्ड कैपिटल्स है कॉपी करी हुई है। फिर नेक्स्ट आता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहाँ का था? ये मैसिडोनिया का किंग था। अलेक्जेंडर कहाँ का था? ये मैसिडोनिया का किंग था। अलेक्जेंडर ने आते ही पहले जो ईरानियन यहाँ पे बैठे थे, ईरानियन एम्पायर को पूरा का पूरा खत्म कर दिया, राइट। तो ईरान से फिर वो इंडिया में एंटर होता है। पहले अब देखो, ईरानियन पहले इंडिया आए, फिर अलेक्जेंडर ने ईरानियन एम्पायर को पूरा का पूरा खत्म करा, फिर ये इंडिया में एंट्री मारता है, राइट। अब अलेक्जेंडर इंडिया क्यों आया था? अलेक्जेंडर, एक तो अलेक्जेंडर ने देखा भी इंडिया में वेल्थ है, पैसा है। दूसरा, वही डिसयूनिटी का फायदा उठाया, पॉलिटिकली इंडिया जो है डिवाइडेड है वो देखा। तीसरा, अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट करी थी इंडिया की ब्यूटी, इंडिया की नेचुरल ब्यूटी। इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी थी उसने भी अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट करा था, राइट। एक नेचुरल ब्यूटी है, वेल्थ और डिवाइडेड पॉलिटी, ये तीन रीजंस है जिसकी वजह से जो अलेक्जेंडर है वो इंडिया आया था। वेल्थ है, डिवाइडेड पॉलिटी और तीसरा है नेचुरल ब्यूटी। तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से जो अलेक्जेंडर था वो इंडिया आया था। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया काबुल को, कब? 328 बीसी में, राइट। इंडिया काबुल, अलेक्जेंडर काबुल आया और वहां पे 328 बीसी में वहां पे काबुल को इसने कॉन्कर कर लिया। फिर वो एंटर करता है इंडिया में। अलेक्जेंडर इंडिया में कौन से पास के थ्रू एंटर हुआ था? इंपॉर्टेंट है, कौन से पास के थ्रू एंटर हुआ था? खैबर पास के थ्रू, राइट। तो अलेक्जेंडर इंडिया में कौन से पास के थ्रू एंटर हुआ था? खैबर पास के थ्रू एंटर हुआ था। कब? 326 बीसी में। 326 बीसी में इसने इंडिया में एंट्री मारी। कौन से पास के थ्रू? खैबर पास के थ्रू। और कहां पहुंचा? और हिंद। कहां पहुंचा? और हिंद, नियर अटॉक। अब फिर यहाँ पे आते ही सबसे पहले जो तक्षशिला का रूलर था अंबी, तक्षशिला का जो रूलर था अंबी, तो उसको इसने हराया। अलेक्जेंडर ने तक्षशिला के रूलर को हरा दिया। तक्षशिला का रूलर जो था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, वीक था, इजिली उसको इसने हरा दिया, राइट। उसके बाद इसका जो सामना होता है अलेक्जेंडर का वो होता है पोरस के साथ, राइट। 326 बीसी में इंडिया में एंटर हुआ, राइट। उसके बाद अब इसने सबसे पहले जो हराया था वो किसको हराया था? अंबी को। तक्षशिला के रूलर थे, अब ये वीक रूलर था, इजिली इसको इसने हरा दिया। उसके बाद अब इसका टाकरा किससे होता है? पोरस के साथ। अब जो पोरस था ये एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, तो पोरस को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन पोरस ने इसको पूरी बराबर की टक्कर दी अलेक्जेंडर को। लेकिन फाइनली बैटल ऑफ हाइदपस हुई, बैटल ऑफ हिदास्पस, बैटल ऑफ हिदास्पस हुई, जिसमें अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया, राइट। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को कौन सी बैटल में हराया? इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हिदास्पस। बैटल ऑफ हिदास्पस जो हुई थी कौन किसके बीच में हुई थी? अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में हुई थी। अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में हुई थी बैटल ऑफ हिदास्पस। कहां पे हुई थी? वितास्ता रिवर पे। वितास्ता किसको बोलते हैं? जेलम को, राइट। तो जेलम रिवर पे बैटल ऑफ हिदास्पस हुई थी जिसमें अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। लेकिन पोरस बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़ा था, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर पोरस से इंप्रेस हुआ और उसका जो किंगडम था वो उसको वापस कर दिया बाद में, राइट। तो उसको अपना इसने अलाई बना लिया, उसका किंगडम उसको वापस कर दिया और उसको अपना अलाई बना लिया। और ये जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ हिदास्पस हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 326 बीसी में, राइट। उसके बाद बैटल ऑफ स्काला हुई, राइट। बैटल ऑफ स्काला के बाद अब देखो, पहले जो तक्षशिला के रूलर थे अंबी, उसको हराया, उसके बाद पोरस को हराया, उसके बाद बैटल ऑफ स्काला हुई। बैटल ऑफ स्काला के बाद फिर ब्यास तक ये जो अलेक्जेंडर था अप टू ब्यास वो गया। उसके बाद इसने सोचा कि हाँ क्यों ना ईस्ट वाला जो ईस्टर्न इंडिया है उसको भी कॉन्कर करना है। अब इसका सपना था कि पूरे इंडिया को कॉन्कर करना है, लेकिन
अब इतनी सारी बैटल्स लड़ने के बाद इसकी जो भी आर्मी थी, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, उसने आगे जाने से मना कर दिया, आगे जो ब्यास रिवर थी उसको क्रॉस करने से मना कर दिया, क्योंकि जो आर्मी थी वो थक चुकी थी, वो आगे नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को फोर्सफुली रिट्रीट करना पड़ा, मतलब वापस जाना पड़ा। तो ब्यास तक आया, ईस्ट इंडिया को कॉन्कर करने का जो इसका सपना था वो सपना ही रह गया, ईस्ट इंडिया को ये कॉन्कर नहीं कर पाया, राइट। तो उसके बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जिसको इसने कॉन्कर कर चुका था ऑलरेडी, तो वहां पे उसने अपना एक ग्रीक गवर्नर बिठा दिया जिसका नाम क्या था, सेलूकस निकेटर, सेलूकस निकेटर, राइट। तो ये गवर्नर जो था ये किसने यहाँ पे अपॉइंट किया था, अलेक्जेंडर ने अपॉइंट करा था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 326 बीसी में। तो इंडिया में अलेक्जेंडर तकरीबन 19 मंथ तक रहा, राइट। 19 मंथ तक जो अलेक्जेंडर था वो इंडिया में रहा और फाइनली 323 बीसी में इसकी डेथ हो जाती है, कहाँ पे, बेबीलोन में। तो जब इसकी डेथ हुई थी तब ये 33 इयर्स का था। तो अब इसकी डेथ कहाँ पे हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अलेक्जेंडर की डेथ कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, राइट। तो याद रखना है अलेक्जेंडर की डेथ बेबीलोन में हुई थी। इंडिया में ये कितना टाइम रहा था, 19 मंथ तक ये रहा था, राइट। आगे चलते हैं, आगे है इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेट किया, अब उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक तो जिस रास्ते से अलेक्जेंडर इंडिया आया था वो एक नया ट्रेड रूट बन गया था बिटवीन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न एशिया, राइट। तो जिस रास्ते से खाइबर पास के थ्रू आया तो उसी रास्ते से फिर वेस्टर्न एशिया के साथ इंडिया का ट्रेड होना शुरू हो गया, एक तरह से ट्रेड रूट खुल गया। इसके अलावा ग्रीक से बहुत सारी चीजें इंडियंस ने सीखी, जैसे कि क्वाइनेज के फील्ड में एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, जो गंधारा स्कूल है, तो बहुत सारी चीजें इंडियंस ने उनसे सीखी। जो ग्रीक रूलर वहां पे आए थे, यहाँ पे अलेक्जेंडर जो था उससे बहुत सारी चीजें वहां की ग्रीक की इन्होंने सीखी। बहुत सारी ग्रीक सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश हुई, जैसे कि काबुल एंड सिंध में अलेक्जेंड्रिया जो था इसको इस्टेब्लिश किया गया, जेहलम में बुकेफाला इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो कुछ ग्रीक सेटलमेंट्स भी यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश करी गई, जिसमें अलेक्जेंड्रिया एंड बुकेफाला है। तो अलेक्जेंड्रिया बुकेफाला कहाँ की सेटलमेंट्स है, ये ग्रीक सेटलमेंट्स है, राइट। और फाइनली अब अलेक्जेंडर के इन्वेजन से जो मौर्यन एम्पायर था उसको एक एक्सपैंड करने का एक जो था वो रास्ता मिल गया, राइट। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर शुरू करने से पहले कुछ चीजें हम कवर अप करेंगे, जैसे कि प्री मौर्यन सोसाइटी। प्री मौर्यन सोसाइटी कैसी थी, मौर्यन एम्पायर आने से पहले वहां की सोसाइटी कैसी थी, वहां पे इकोनॉमी कैसी थी, वहां पे कौन सा रिलीजन लोग फॉलो करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म को, उसके बाद हम मौर्यन एम्पायर शुरू करेंगे, राइट। तो एक तरह से हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मौर्यन एम्पायर की। प्री मौर्यन सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, रिलीजन हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज्म डिस्कस करेंगे, राइट। तो सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी। कौन सी 4 क्लासेस थी, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। 4 क्लासेस में जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। सबसे हाईएस्ट जो क्लास थी, प्रिविलेज जो क्लास थी वो थे ब्राह्मण्स। तो उसके नीचे आ जाते थे क्षत्रियास, तो उसके नीचे फिर वैश्यास और शूद्रास। और जो शूद्रास थे ना, इनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, राइट। बहुत ज्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था शूद्रास के साथ। इसके अलावा वुमेन की बात करें तो वुमेन का जो स्टेटस था वो इतना अच्छा नहीं था, एजुकेशन वगैरह देना वुमेन को अलाउड नहीं था, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं उस टाइम की वुमेन करती थी। इसके अलावा जो उपनयन सेरेमनीज होती थी, उपनयन सेरेमनीज जैसे कुछ सेरेमनीज होती है ब्राह्मण्स की, तो वहां पे वुमेन की एंट्री अलाउ नहीं थी, राइट। तो वुमेन की जो पोजीशन थी वो बहुत ही जो थी लो थी, राइट। तो वुमेन की को अपलिफ्ट करने की जरूरत थी उस टाइम पे। शूद्रास के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था, उनको इल ट्रीट किया जाता था। इवन के वैश्यास की भी अगर हम बात करें तो वैश्यास अगर मनी लैंड करते थे, अगर पैसा लेते थे तो उसके बदले में उनको पनिशमेंट दी जाती थी,
राइट। इवन के कई बार डेथ पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी अगर हम देखें तो वो एक तरह से डिवाइडेड थी। वुमेन की पोजीशन अच्छी नहीं थी, इसके अलावा उनको किसी भी सेरेमनी में जाना अलाउड नहीं था, एजुकेशन वुमेन को अलाउड नहीं थी। शूद्रास की बात करें, उनके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट होता था। वैश्यास को अगर वो पैसा उधार लेते थे तो उनको भी पनिशमेंट दी जाती थी। तो इस तरह से बहुत सारे सोसाइटी में जो थे ईवल्स थे उस टाइम पे प्रेजेंट थे। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर उस टाइम पे अच्छा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। राइस की कुछ नई वैरायटीज उस टाइम पे आई थी, जैसे व्रीही हो गया, सल्ली हो गया। लैंड मेजरमेंट के यूनिट्स थे कुछ, करीसा, निवार्तन, कुलीवप्पा, तो ये लैंड मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स थे। स्टेट की जो लैंड होती थी उसको सीता बोलते थे। इंडस्ट्री और क्राफ्ट डेवलप हो रहा था उस टाइम पे धीरे धीरे, और जो कॉरपोरेशंस थी, कॉरपोरेशंस को बोलते थे श्रेणी, राइट। श्रेणी क्या था? कॉरपोरेशंस। पोट्री उस टाइम पे जो यूज होती थी वो कौन सी थी? वो थी नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, राइट। नेक्स्ट, रिलीजियस इन्वायरमेंट की बात करें तो उस टाइम पे अगर हम 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे ग्रेट रिलीजियस अपहेवल देखने को मिलता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म उस टाइम पे आता है सामने, राइट। तो ग्रेट रिलीजियस अपहेवल देखने को मिलता है 6th सेंचुरी बीसी में, प्री मॉडर्न टाइम पे, राइट। तो बहुत सारे सेट उस टाइम पे सामने आए, जैसे कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, राइट। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। एज ऑफ बुद्धा के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। अब ये जो हेटेरोडॉक्स सेट थे इनके राइज होने का इमीडिएट कॉज क्या है? हेटेरोडॉक्स सेट कौन कौन से हैं? जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, तो ये एकदम से प्रोमिनेंट हुए उस टाइम पे। इसका मेन रीजन क्या है? इसके कुछ इमीडिएट कॉजेस क्या है? अब सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी और उसमें जो क्षत्रियास थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास, इनको थोड़ा सा फिर भी सुप्रीम माना जाता था, लेकिन वैश्यास जो थे, शूद्रास थे, कहीं ना कहीं ये जो थे बहुत ही इनको लो माना जाता था। शूद्रास जो थे इनकी तो परछाई भी मतलब अलाउड नहीं होती थी, कि शूद्रा की परछाई पड़ गई तो उसको अशुभ माना जाता था, राइट। तो अब ये जो नीचे वाले ग्रुप थे ना, इनको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने की जरूरत थी, जिसकी वजह से ये हेटेरोडॉक्स सेट जो थे उस टाइम पे देखने को मिलते हैं। वैश्यास अपनी सोशल पोजीशन इंप्रूव करना चाहते थे, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव करना चाहते थे, अपनी जो कैटल वेल्थ थी उनकी, वैश्यास की, उनको ये प्रिजर्व करना चाहते थे, एक सिंपल लाइफ जीना चाहते थे आम लोगों की तरह। अब इन्हीं के हक के लिए लड़ने के लिए ये जो जैनिज्म, बुद्धिज्म जो सेट है वो उस टाइम पे प्रोमिनेंट हुए थे, राइट। इसके अलावा उस टाइम पे वैदिक टेक्स्ट में संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी, जो कि ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती थी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो हेटेरोडॉक्स सेट थे वो देखने को मिलते हैं। अलग अलग रिलीजन जो था वो प्रोमिनेंट हुआ धीरे धीरे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।